देखो तो इसका पहला टॉपिक है ना, कौन सा चैप्टर है? 12th इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर? 11th है ना। चैप्टर 11th है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपन ने पढ़ा है। कौन से? दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। चार्ज एक कैसी राशि है? भौतिक राशि है। चार्ज कैसी है? भौतिक राशि है। उसके बाद इट इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस यानी ज्यादा और डिफिशियंसी यानी कमी। तो एक्सेस है अगर ये जो कौन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों में चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, है ना। तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। अलग से भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम है जिसमें, हाँ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। और चार्ज को लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपन? क्यू। चार्ज को किस सिंबल से लिखते हैं? क्यू, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एग्जाम में आता है, ये अलग से पूछता है एमसीक्यू में, है ना। या फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड आंसर में पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाफ एक्स रहता है ना। एक इलेक्ट्रॉन में इतना। एक प्रोटॉन में कितना? पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन भी बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो इसमें कितना चार्ज रहता है? सेम अमाउंट में रहता है, बस साइन क्या आ जाता है? प्लस का, हाँ हाँ। यहां तक समझ में आया? फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या? क्वांटिजेशन ऑफ अ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अभी जो पढ़ा है अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है ना। अब किसी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज क्यू, है ना। टोटल चार्ज क्यू को बताएं तो चार्ज को अपन ने क्यू से डिनोट किया है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मतलब सारे चार्ज को प्लस कर लेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज इतना है 1.6 इंटू 10⁻9, तो n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, जो भी है नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ठीक है। तो जितनी ज्यादा n होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज से। एन ई फॉर्मूला क्या हो जाता है? एन और ई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर इसके बाद ई चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मान लो 10 है, कितने हैं? 10 है ना। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास कितना है। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को सम करना, जितना भी चार्ज है उसका टोटल निकालना, उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या हो जाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसे नंबर ऑफ चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बनेगा। ये लिखना है, इसे थोड़ा सा लिखते जाओ फिर और आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन 100% मिलेगा इसका। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या है? इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं यहां से वहां तक, है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला भी होता है सर। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है, क्या है? चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे चार्ज भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज ऊपर आ जाएगा, चार्ज ऊपर, है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टी, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम। तो रेट जब भी आता है तो अपॉन में टाइम आता है। क्लास 9 में पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ, नहीं फ्लो थोड़ी ना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। हाँ, रेट से मतलब टाइम से हो जाता है, कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे भी रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई क्या हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्यू हो जाएगा अपॉन में रेट यानी टाइम, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो क्यू का फॉर्मूला एक और लिखा है आपने, क्या लिखा है? एन ई। तो इसकी जगह पे एन ई यूज कर सकते हैं अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट। आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टी फॉर टाइम, है ना। टाइम को सेकंड में लेते हैं, टाइम को किस में लेंगे? सेकंड में। और क्यू को कूलम में। चार्ज हमेशा किस में रहता है? कूलम में, ध्यान रखना इसे। यहां तक ठीक। फिर इसके बाद में पूछता है 1 एम्पियर करंट। क्या पूछता है? 1 एम्पियर करंट। तो इसकी एसआई यूनिट सबसे पहले एम्पियर लिख लो। क्या होती है एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर। ई और ई ना, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है इसके, जितने भी फॉर्मूले आते हैं सबका 1 करके डिफाइन करता है। 1 एम्पियर क्या होगा, 1 वोल्ट क्या होगा, जितने भी पढ़ेंगे तो 1 को डिफाइन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर करंट, है ना, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, ये क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर करंट चाहिए अपन को। तो क्या करेंगे यहाँ पे? आई की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो चार्ज कितना रखेंगे? 1 कूलम। चार्ज कितना रखेंगे? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, और टाइम कितना रखेंगे? 1 सेकेंड, है ना। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 एम्पियर, है ना। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। ये समझ में आया? एग्जाम में पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो 1 सेकेंड में एक चार्ज को फ्लो करवाने को ही क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, है ना। किसी एक कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो करवाने के लिए 1 एम्पियर करंट। इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं हो रही ना। when 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, है ना। जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो होता है ना। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट। एक दो डेफिनेशन लिख लेना, नहीं तो ये 1 वाली डिफाइन करने में दिक्कत होती है। when 1 कूलम चार्ज flow in 1 second, flow in 1 second, it is called, क्या कहेंगे इसे? 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। हाँ, सब में मिलेगा बेटा, जितने को क्या है। अब क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कुछ देखना। 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली के बाद नेक्स्ट आता है माइक्रो एम्पियर। क्या होता है? माइक्रो एम्पियर, है ना। तो मिली में क्या करते हैं? 10⁻3, है ना। ये एम्पियर करंट हो जाएगा और इसमें -6 एम्पियर करंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो, वैसे मिली।
और नैनो आ जाएगा तो 10⁻⁹। इतना लिख लो, फिर आगे वाला लिखवाते हैं नेक्स्ट आपका, है ना। क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो पहला तो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जब बैटरी लगाते हैं तो इसमें टर्मिनल आ जाता है, सर्किट बनाएंगे जब इसका, सर्किट में ये बैटरी लगाते हैं अपन, ये बैटरी लग गई है ना, बल्ब लगा देते हैं, ऐसे ही रहता है। ठीक है, मान लो ये अमीटर, यहाँ तक ठीक। तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। यहाँ पे बटन लगा देते हैं, स्विच की, हाँ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, बैटरी की बात कर रहे हैं, है ना। और फिर सेकंड केस क्या बताया, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, इतना 2 पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, फिर आगे करते हैं। ठीक है, अमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने की डिवाइस होती है उसे क्या बोलते हैं, हाँ। तो इससे क्या मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या मेजर करेंगे, विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा फ्लो हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट यही आ जाएगा, इससे विद्युत धारा माप, हाँ, उसे अमीटर कहते हैं। लिख लोगे ये, अ डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। क्या हो जाएगा, अ डिवाइस इज यूज्ड फॉर measuring current is called ammeter। उसी को क्या बोलते हैं, ammeter। इतना हुआ। एक ऐसी डिवाइस को क्या बोला, उपकरण ना, जिससे करंट नापते हैं, जिससे विद्युत धारा नापी जाती है, नापते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, अमीटर। ये कैसी डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है ना। इट इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये केवल करंट कौन सा, लो रेजिस्टेंस वाला करंट मेजर कर सकती है, बाकी की नहीं मेजर कर। ठीक है, देखो तो क्या करना था अपन को, दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 150 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले इसकी यूनिट कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो कितना होता है, मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से इंटू करते हैं। माइक्रो में आता है -6, है ना। और फिर 2 मिनट है, मिनट का टाइम किस में रखते हैं, सेकंड में। तो 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। अब क्यू निकालना है, क्यू का कोई सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई कितना दिया आपको, 10⁻³ इंटू टाइम कितना है, 120 सेकेंड। इसे इंटू कर लेंगे, 15 × 12 180 होता है। ठीक है, फिर कितने जीरो, 1 और 2, हाँ 2 जीरो लगा दिए। फिर क्या बचेगा, 10⁻³ मतलब अपॉन में है ये 3, नीचे करेंगे तो ये ऐसे जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में खोलेंगे माइनस है तो 10⁻, नीचे आएगा तो +3, और 3 बार जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 18 क्या, चार्ज निकाल रहे, चार्ज किसमें होता है, कूलम में, है ना। यूनिट बहुत जरूरी होती है इन सब की। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 कूलम। तो वहाँ कितना आया था,
कैलकुलेशन इधर देखना ध्यान से, क्या कैसे करना है अपन को। अभी तक दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने, कौन सा, एक एन क्यू इक्वल टू एन ई और एक आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसे ही है फॉर्मूला। तो अपन इसी को अप्लाई करते हैं, अपन को निकालना क्या है, आई, तो आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब क्यू को क्या लिखते हैं, एन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्यू को क्या लिखते हैं, एन और ई अपॉन में टी, ठीक है। अब ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू पहले दे के रखी है, तो उसे पुट कर देंगे, कितनी है 10 टू पावर 24 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -19 कूलम, ठीक है। और नीचे टाइम कितना है, 20 सेकेंड। इसे सॉल्व करो, ये 24 की जगह 46 था, इसमें कितना था, 24 गलत लिखा था, ये है ना 6 इंटू 10 टू पावर 46 था, चलेगा, अपना इसी में सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो फिर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 के पढ़ने में 3 बार में, ठीक है, 0 बचा रहने दो, ये पॉइंट हटा दो, 1 0 और बढ़ा दो, तो ये नीचे 100 हो जाएगा लगभग, नीचे कितना हो जाएगा 100, और ऊपर जाएगा तो 19 में 2 ऐड हो जाएंगे, 2 0, तो कितना हो जाएगा 21, तो 10 टू पावर 24, ये प्लस वाला है, और ये 10 टू पावर 19, और ये तो 2 ऐड हो जाएंगे, 2 0 नीचे वाले जाएंगे, तो ये 10 टू पावर अभी +2 है ना, ऊपर जाके -2 हो जाएंगे, तो 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और साथ में क्या है 16 3 जा 48, इतना सारा बचा अपना। और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 24 और 21 ऐड हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा 48, और 24 में से 21 घटाएंगे, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा, ऐड होता है मगर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखना, जब भी आंसर ये लिखते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर से पहले पॉइंट लगाते हैं, जस्ट एक नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 10 टू पावर 4 की तो 4 हो जाएगा ना, ठीक है। देखना नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इसमें करते क्या है, डिफाइन करते पहले, है ना। इट इज डिफाइन एज, क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइन एज, इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन यानी काम, amount of work done, amount of work done when a unit positive charge is moved from infinity to a point, when a unit positive charge, है ना, move from infinity to a point, move from infinity to a point, कहां से मूव कर रहे हैं, अनंत से कहां पे, किसी एक पॉइंट पे। सो इसे सुनना क्या है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये रियल में होता क्या है, काम के लिए बोल रहे हैं, कितना काम किया आपने, कितना काम किया, किस लिए काम किया, एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से पकड़ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, है ना। किसी एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, इन्फिनिटी से पकड़कर किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें कितनी पोटेंशियल है, तो जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज को पकड़ के ले आएगा, जिसकी पोटेंशियल कम होगी तो कम चार्ज को पकड़ के लाएगा, फाइनल बात में तो ऐसे ही होगा ना। देखना है ना, ये जो लिखा था इसके फॉर्मूला भी रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, बी से,
V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन है ना, वर्क डन कर रहे हैं किसे, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यों, है ना। और ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या था, अल्सांड्रो वोल्ट, वोल्टा, अल्सांड्रो वोल्टा है ना। तो इनकी एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। एसआई यूनिट कैसे दिखाएंगे, कितनी हो जाएगी, वोल्ट, वोल्ट और वी सैंबल हो जाएगा कैपिटल वी। यहां तक ठीक, अभी लिखना नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम दे दो। फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब अंतर, विभवांतर, हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, विभवांतर, दो विभव के बीच का अंतर। जैसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ पे विभव 10 है, यहाँ पे 12 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का, तो उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो इसकी डेफिनेशन इसके जैसी ही होती है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम, है ना, इंफिनिटी की जगह 1 पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जगह, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जगह, तो सेम डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as a amount of work done, लिखो एक बार, it is defined as amount of work done, amount of work done when a unit positive charge move from one point to another, move from another point। और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी से डिनोट करते हैं, किससे, डेल वी। ये डेल जो साइन होता है किसका होता है, डिफरेंस का, साइन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, डेल। अब हिंदी में क्या हो जाएगी, इसी की परिभाषा लिखिए, हाँ, विभवांतर कहते हैं ना, और ये वाली डेफिनेशन है ना, हाँ, एक तो वो हो गई नॉर्मल सी चलेगी, तो विभव के बीच का अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये लिख सकते हैं, मगर इसकी डेफिनेशन ऐसी वाली अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, इससे पहले वाली क्या लिखी थी, एकांक धनावेश को, है ना, अनंत से में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो अनंत की जगह क्या लगा देंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। हाँ, अनंत की जगह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, एकांक धनावेश को, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट किसे कहेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, वन, जब क्या करेंगे, वर्क के ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, है ना, तो 1 जूल, 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क डन, है ना, 1 जूल काम करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क डन इन मूविंग, इन मूविंग, किसे मूव करवाने के लिए, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज from one point to another, from one point to another point, is called 1 volt, उसी को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को लाने में जब 1 जूल वर्क किया जाता है, 1 कूलम चार्ज को
लाने, एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। हाँ, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या हो जाएगा? अ डिवाइस, वोल्ट मीटर पढ़ रहा है ना जो वोल्टेज नापेगा। अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग potential difference a device used for measuring potential difference is called voltmeter। ठीक है, इतना ही है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल लिखवा देते हैं। पहला क्वेश्चन में वर्क डन निकालना था, क्यू और डेल वी दिया है। देखो तो आपने क्या दिया है, डेल वी, क्यू और डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू यानी वर्क डन। तो वी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसमें से क्या डब्ल्यू निकालना है तो वी इंटू क्यू हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो वी पता है अपन को कितना है, 15 वोल्ट। और चार्ज कितना है, 3 कूलम। दोनों का इंटू कर देंगे, 15 3 जा 45। और ये क्या निकाला है, वर्क डन। ये क्या निकाला है, वर्क डन। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल है ना। जे बस लिख सकते हैं या फिर पूरा जूल लिख दो। फिर इसके बाद इसमें क्या करना था, डेल वी निकालना है ना। तो डेल वी निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला लिखाएंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसमें डब्ल्यू कितना है, 100 जूल, और ये 20 कूलम। तो 20 से 100 कितनी बार में कटता है, 5 बार में। तो डेल वी कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, है ना। अब इसमें क्या निकालना था, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू क्यू। यहाँ से जब डब्ल्यू को निकालते क्यू इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, डेल वी इंटू क्यू। डेल वी यानी क्या होता है, वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन इंटू क्यू। दो वी अगर दिए हुए हैं तो उन दोनों का डिफरेंस, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं सर। तो V2 से V1 माइनस कर देंगे, 128 से 18 10। चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो 10 दूनी 20, और वर्क डन है तो क्या आएगा, जूल, ऐसा यूनिट। तो फॉर्मूले पता है तो सवाल बहुत इजी हो जाते हैं इसके। फॉर्मूले अगर पता है तो सवाल बहुत इजी। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी लगातार। क्लोज बंद हो जाएगा और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच, एक बंद और सतत पाथ जिसके द्वारा हम, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच, WHICH, through which electric current flows, through which electric current flows, electric current flows is known as electric circuit, is called as electric circuit, जिसे हम क्या कहते हैं, electric circuit। A close and continuous path through which electric current flows, एक बंद और सतत पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहता है, हम क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बंद और सतत परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। बंद एवं सतत पथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं।
close and continuous path through which electric current flows is called electric circuit. Close and continuous path through which current is flows is called electric circuit. इसके लिए पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देंगे, सर्किट डायग्राम, जिसमें एक बल्ब होगा, एक अमीटर होगा, एक सेल लगा देंगे अपन, साथ में एक की होगी, है ना। एक बल्ब, बैटरी, अमीटर और की, इस परिपथ को क्या बोलेंगे? क्लोज, है ना। ये बैटरी हो गई अपनी, सेल जैसे बोलेंगे। सेल के अलावा और क्या लगाएंगे अपन? अमीटर हो गया ये, और ये की हो गई अपनी, और साथ में क्या हो जाएगा सबसे ऊपर? बल्ब। ये की में अगर डॉट है तो मतलब क्लोज की है, करंट फ्लो हो रहा है। डॉट हटा देंगे तो ओपन की हो जाएगा। ये देखो, ये ओपन की बना दी और बीच में डॉट लगाया तो क्लोज की। इसे दूसरे तरीके से भी बताते हैं, एक ऐसा सीधी लाइन, उसमें डॉट लगा दिया तो क्लोज की हो गया, और एरो ऊपर की ओर है तो ये क्या हो जाता है? ओपन की। ये देखो, सीधी लाइन में डॉट लगा है तो मतलब क्लोज की है। क्लोज की के दो सैंपल, ये दोनों क्लोज की के होते हैं, ऊपर वाला और ये बाजू वाला ओपन की का हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, की के लिए दो सैंपल यूज़ करते हैं अपन, है ना। डॉट लगा है तो क्लोज की, और डॉट नहीं लिखा तो ओपन की। ओपन की में करंट फ्लो नहीं होता, मतलब स्विच ऑफ रहता है आपका। इसके नाम लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले ये की हो गया, की यानी हिंदी में बोलते हैं कुंजी। ऊपर वाला बल्ब, BULB बल्ब, और उसके बाद अमीटर, AMMETER, अमीटर, है ना। अमीटर क्या करता है? करंट को नापने का काम करेगा। यहाँ पे आपको बताएगा कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये लो रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है, जो लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, जो आपको बताता है कि कितना करंट है। ये तभी बताएगा जब रेजिस्टेंस लो हो। हाई रेजिस्टेंस के लिए फर्दर कुछ और डिवाइस अपन यूज़ करेंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया होगा। इसके बाद अपन को ड्रॉ करना है इसके कुछ सिंबल्स। सिंबल्स में जैसे बात करें पहले, इलेक्ट्रिक सेल, है ना। ये बनाया अपन ने एक सेल, अब मल्टीपल सेल लगा देंगे तो इसी को बोलते हैं बैटरी, है ना। 2 और मोर सेल कनेक्शन इन सीरीज में यूज़ करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं बैटरी। बैटरी कुछ और नहीं होती, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बोलते हैं बैटरी। इसके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 4 नंबर का, कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। और ये सैंपल जो अपन ने बनाया ये बल्ब का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। एक तो ऐसा होता है और एक बीच में इसे बना के गोला बना देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टर। रेजिस्टर आप पहले भी बना चुके हैं, एक सीधी लाइन, फिर उसके बाद क्रॉस जिगजैग पैटर्न में, फिर आगे, इसे बोलेंगे रेजिस्टर। रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टर के लिए भी यूज़ होता है। कंट्रोल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये क्या फ्लो करता है? कंट्रोल करेगा करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसे मेंटेन करने का काम करेगा। आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा फ्लो करवाएगा, कम चाहिए तो कम चाहिए करवाएगा। तो अपन इसे मैनेज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रेजिस्टर। और रेजिस्टेंस का सिंबल भी यही रहता है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें आप सिंबल सेम बनाएंगे, बस इसके साथ में एक एरो ऊपर की ओर बना देंगे। ये एरो ऊपर की ओर जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट में ध्यान रखना, जिगजैग पैटर्न, उसके बाद एरो ऊपर बना देते हैं तो ये रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है।
फिर ये बना रहे हैं अपन अमीटर। अमीटर में क्या करते हैं, ए लिख के प्लस माइनस का साइन, ऐसे ही वोल्ट मीटर में वी लिख के प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। प्लस बताता है ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, और माइनस बताता है ये बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये सिंबल भी यूज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है जब ये दोनों साइन लिख रहे हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। मे भी इतने ही इम्पॉर्टेंट थे। अगर इन सिंबल्स को आपने अच्छे से याद किया तो ये मान के चलिए आपके बोर्ड के 4 नंबर कंफर्म है। ये सबसे पहले बैटरी पढ़ा था अपन ने, एक सेल और मल्टीपल सेल को बैटरी बोल दिया था। उसके बाद मल्टीपल सेल यूज़ किए, इसे बैटरी कहा। फिर बल्ब, फिर रेजिस्टर, रियोस्टेट, अमीटर, वोल्ट मीटर। ये 5 तो आपको याद रखना ही है किसी भी हालत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम के लिए आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ ही नहीं सकते, और फिजिक्स अधूरा है बिना ओम्स लॉ के। सारी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले इसी पे डिपेंडेंट है लगभग। आप जितना भी न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे सारा ओम्स लॉ पे ही डिपेंडेंट है। इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। 1787 से 1854 के बीच में इन्होंने काम किया था। 1787 से 1854 के बीच में इन्होंने काम किया था। इनका पूरा नाम सर जॉर्ज साइमन ओम था। ये एक सैंपल रह गया था अपना इलेक्ट्रिक सर्किट का। जब एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जाती है तो इस तरह से अपन थोड़ा सा क्रॉस करके बना देते हैं, क्रॉस वायरिंग भी बोलते हैं इसे, क्रॉस वायरिंग। एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जाता है तो उसको थोड़ा सा टिल्टेड अपन बनाते हैं, थोड़ा सा घुमा हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप अपना ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंफर्म है एग्जाम में आएगा। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। V फॉर इलेक्ट्रिक वोल्ट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ में I की बात कर रहे हैं, I है अपना इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाने पे नेक्स्ट डाउन हो जाएगा। एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ता है और दूसरे को घटाएंगे तो पहला वाला भी घटेगा, ऐसा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसे अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। द इलेक्ट्रिक करंट, इसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो किससे बह रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर यानी चालक। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली DIRECTLY proportional, PROPORTIONAL, directly proportional to the potential difference, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद करेंगे, ये कंफर्म आपको 2 नंबर दिलाइए एग्जाम में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ, है ना। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड भी लिख सकते हैं, है ना। प्रोवाइड द फिजिकल कंडीशन सच एज द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, है ना। फिजिकल कंडीशन अनचेंज रहती हैं जिसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, है ना। अपन ने क्या लिखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना। तो कांस्टेंट को अपन यहाँ पे किससे लिखेंगे, R से। R फॉर रेजिस्टेंस, I फॉर करंट। I तो पहले से था, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट लिख लिया R।
आर को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस और इसकी एसआई यूनिट ओम होती है ना। आर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। वी को अपन वोल्ट से डिनोट करते हैं, आई को एम्पियर से, ध्यान रखिएगा। आर फॉर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम, ध्यान रखिएगा, है ना। ओम हो गई रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की अपनी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ओम। तो ओम ये अपना साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सैंपल दिया ऐसे, तो उसी के सैंपल को अपन ओम कहेंगे आज से, ध्यान रखिएगा, न्यू सैंपल है आपके लिए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलेगा द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, कंडक्टर यानी चालक जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच। अब यहाँ पे ये वर्च्यू VIRTUE, वर्च्यू का मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे खुद से कुछ चीज़ कर रहे हैं, खुद के लिए अपन वर्च्यू यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज और रेजिस्ट, है ना। वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज और रेजिस्ट, ये अपोज करेगा या रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस है, कुछ तो रेजिस्ट करना ही है ऐसे, तो ये अपोज या रेजिस्ट करेगा क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज। किसे ये रेजिस्ट करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रवाह को। जो करंट फ्लो करवाते हैं उसमें आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो होते हैं, है ना। तो द फ्लो ऑफ चार्जेस, ब्रैकेट में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, ये अपने से होकर चार्ज या इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकता है। इसे रोकने या अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस पदार्थ का एक ऐसा गुण जहाँ वह खुद से इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो या आवेश के प्रवाह को रोकता है। हिंदी में कैसे हो जाएगी इसका? प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जिसमें वह विद्युत धारा को या आवेश के प्रवाह को बहने से रोकता है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इसका SI मात्रक तो आप पढ़ चुके हैं, ओम, और इसका सिंबल ग्रीक सिंबल है जो आपके सामने बना हुआ है। SI यूनिट ऑफ ओम लिखा है, ये ग्रीक सिंबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार आजकल MCQ में पूछा जा रहा है कौन सा सिंबल है, तो ग्रीक लेटर आप ध्यान रखेंगे, है ना, ग्रीक लेटर ओम। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जहाँ पे ये खुद से अपोज करेगा द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं, आवेश फ्लो होते हैं जिसमें इन फ्लो होने वाले आवेशों को रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। देखो इस क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले लेंथ दी है और क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है, और साथ में डायमीटर दिया है। डायमीटर देने का पर्पस होता है, डायमीटर का यूज कहाँ पे किया था अपन ने? क्रॉस सेक्शन एरिया देखा था, है ना। तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर करेंगे ना, पाई स्क्वायर एरिया निकालने के लिए, इसलिए वो डायमीटर देके रखा है ना। इसको देखते ही समझ जाओ एरिया का यूज होने वाला है यहाँ पे। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था आर का इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो निकालना है अपन को, ए ऊपर एल नीचे, तो रो का फॉर्मूला फाइनली क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन, यहाँ तक ठीक, इसका कोई जरूरत नहीं आप, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करें डायरेक्टली, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या हो गया? आर ए अपॉन एल। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। रेजिस्टेंस कितना दिया अपन को? एरिया कितना होगा? पाई आर इसका, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस का स्क्वायर, ये तो डायमीटर दिया है। एक मिनट, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो कितना है? 0.3 है, तो 0.3 रहने दो और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डायमीटर से किस में आ जाएगा? रेडियस में। अब इसका क्या करना है? mm को मीटर में, तो 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में हो जाएगा? mm से मीटर में, है ना। 1000 से डिवाइड कर देते हैं, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड, 1000 मतलब 10 टू पावर -3। अब यहाँ पे क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर,
एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.3/2 और 10 टू पावर 3 और इस पूरे का स्क्वायर और साथ में लेंथ, लेंथ कितनी है 1। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे की कैलकुलेशन देखो, ये 26 पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगा लो। ठीक है, ये पॉइंट हटाए, इसके 2 जीरो इंटू में इधर भी पॉइंट हटाए, एक जीरो बढ़ा दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो और। ठीक है, और इसका स्क्वायर तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -6। यहाँ तक ठीक। हाँ नहीं 400 ये 26 भी कट जाएगा, 400 से भी कट जाएगा। 100 से 26 कौन सा काट रहा हूँ, 4 से काटते पहले 2 है ना, 2 से इसे काट दो, 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा 13 बार में, फिर इसके बाद 2 से ये कट जाएगा 157 बार में। हाँ 314 का आधा 157। अब इंटू कर दो इन सारे नंबर का, इन सारे नंबर का इंटू, तो पहले 13 से इंटू कर देते हैं ना, नहीं 13 सत्ते 13 7 था, 13 सत्ते 91 की एक कैरी 9, 13 पंचे 65 और 9 74 74 है ना, 65 और 9 कितना हो जाएगा 74 कि 4 कैरी 7, 13 और 7 20। अब इंटू किससे कर लेंगे 9 से, 9 1 जा 36, 9 दूनी 18। ठीक है, कितने जीरो थे नीचे 4 जीरो, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो और साथ में क्या है इतना है आंसर। और ये निकाला क्या है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट देखी थी कल, रेजिस्टिविटी की यूनिट बताओ कौन बता रहा, इधर देख के उधर देख के बता रहा हूँ। हाँ रेजिस्टिविटी की यूनिट, हाँ ओम, ओम मीटर, ओम मीटर, इतना सही आंसर। यहाँ पे 4 लिख सकते हो, 6 से 1 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं 4। ठीक है, अभी जो चार्ट देखना क्वेश्चन को एक बार सुनना ध्यान से, क्या है लेंथ कितना है एल, लेंथ कितना है एल है ना, और फिर एरिया ए है, रेजिस्टेंस इसका 4 ओम है, सेम मटेरियल का दूसरा वायर लिया, सेम मटेरियल का दूसरा वायर लिया, तो जो इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वही इस मटेरियल की भी रेजिस्टिविटी आएगी। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, रो की, जो इस मटेरियल का रो होगा वही इस मटेरियल का भी रो होगा, क्योंकि सेम मटेरियल का लिया, बस चेंज कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया और एरिया को डबल कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। तो पहले वाले की रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं रो, और इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और फिर यहां से अपन ने क्या निकाला था रेजिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया था अपॉन में एल। तो पहले वाले की रेजिस्टिविटी निकाल ले, और उसी मटेरियल का ये भी बना है तो इसकी भी सेम रेजिस्टिविटी होगी, तो रो की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, है ना, कितना हो जाएगा आर ए अपॉन एल, आर कितना है 4 और एरिया ए और लेंथ एल, ये रेजिस्टिविटी आ गई। अब इसी रेजिस्टिविटी का यूज आगे करना है, जब क्या फाइंड करना है दूसरे के लिए रेजिस्टेंस, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंथ को अगर आधा कर दें और इसी मटेरियल वाले वायर का एरिया डबल कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा रो, सबसे पहले क्या है रो, रो की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4a अपॉन एल, और साथ में क्या है एल, एल कितना है अपना एल अपॉन 2, और साथ में एरिया, एरिया कितना है ये अपॉन में आएगा, है ना, वो तो नीचे लगेगा बड़ा है, नहीं आया समझ में, ऊपर कोई बात नहीं, इसे मिटालते हैं। देखो फॉर्मूला वापस लिख दो, क्या क्या पुट करना है रो, साथ में एल और अपॉन में ए, ये किसके लिए पुट करना है सेकंड के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो सेकंड में रेजिस्टिविटी जो पहले वाले में थी वही सेकंड वाले में होगी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू यही आएगी 4a अपॉन एल। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए एल कितना दिया था लेंथ एल अपॉन 2, तो एल ना लिख के एल अपॉन 2 लिखेंगे, और एरिया, एरिया इस वाले का बदल गया है ना 2a, तो एरिया क्या पुट करेंगे 2a। ठीक है, उसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं तो क्या लगा दो इनटू। ठीक है, यहां तक आया। अब टाटा बाय बाय कर दो सब चीजों को, 2 2 जा 4, एरिया से एरिया कैंसिल, लेंथ से लेंथ के एरिया, तो कुछ भी नहीं बचा को क्या बोलते हैं 0 या 1 1, और रेजिस्टेंस कितना है
ओम में, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की ओम होती है, इसकी यूनिट लिखते हैं तो ओम मीटर आती है। हाँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या पढ़ने वाले, रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जब भी लगाते हैं तो करंट जब निकल रही है यहाँ से, बैटरी से निकलेगी क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ से जो एंटर होगी आई, यहाँ से क्या एंटर होगी आई, जब बाहर निकलेगी ये भी क्या होगी आई, यहाँ से फिर से आई, करंट का लॉस नहीं होता, यहाँ पे जो करंट गई है वही बाहर आ जाएगी। वोल्टेज बदलता रहता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, 2 पॉइंट के लिए वोल्टेज V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, मतलब क्या है जब सीरीज में कर रहे हैं तो आई कांस्टेंट है, आई अपना क्या है फिक्स है, ये ध्यान रखना। ये डायग्राम बनाने के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसे आपने फिक्स रखा है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे आप यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है क्या, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई तो कांस्टेंट है तो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू V, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर, V इक्वल टू आई आर होता है ना, ये कैसे लिखा रहा हूँ, V इक्वल टू आई आर ऐसा होता है, V इक्वल टू आई आर, तो आई तो कांस्टेंट है सब जगह, तो V अपन को अगर इसमें क्या निकालना है टोटल पूरे का V, टोटल V निकालना है, तो टोटल V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। अब V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ की बात करेंगे पहले V1, जहाँ पे क्या है V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई और R1, आई और R1, आई और R1, फिर R2, आई और R3, और ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, यहाँ तक ठीक है। आई दोनों में कांस्टेंट है, आई बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या R3, यहाँ तक ठीक। इसके बाद आई और R, आई से आई कैंसिल हो जाएगा है ना, पूरा कांस्टेंट हो गया, तो बस इतना आंसर है अपना। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर R इक्विवेलेंट किसके लिए निकालना है अपन को है ना, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए R निकालना है, तो जितने भी लगे रहते हैं डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, उन्हें क्या करते हैं डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आएगा और पैरेलल वाला भी आएगा, इसके बाद दोनों में से एक आता है, दोनों में से एक आएगा, तो ये पहले कर लो फिर इसके बाद पैरेलल का करते हैं। हाँ, डायग्राम जरूरी है। आई था कांस्टेंट, उसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा आई कांस्टेंट था, इसमें क्या है V कांस्टेंट है, इस वाले में क्या कांस्टेंट है V, आई चेंज हो जा रहा है हर पॉइंट पे, पहले यहाँ से आई गया पैरेलल वाले में, इधर से आई बन जाएगा, फिर I2 R2 के पास जाएगा, I3 R3 के पास जाएगा है ना, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है करंट, और बाकी इधर करे बैटरी की और मीटर जैसा था, और वोल्ट मीटर जो था वो लगा दिया अपन ने मेजरिंग के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा, V कांस्टेंट है, तो इस बार चेंज क्या हो रहा है I, तो V इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन ने आई आर, क्या पढ़ा था आई आर, तो V तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, V अपॉन आर, तो ये वाला पुट करेंगे, टोटल I निकालना है इस बार अपन को, क्या निकालना है टोटल करंट, I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 है ना। अब I को क्या लिखेंगे अपन V अपॉन आर, V अपॉन आर, और इससे प्लस V अपॉन R3, कितना हो जाएगा, ये V कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन आर बचेगा, यहाँ पे V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V कॉमन ले लिया तो ये बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ भी लिख दो, V से V कट जाएगा, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, बन जाएगा। इसमें ये कंफ्यूजन होती कांस्टेंट क्या है लेना किसे है, पहली बार में अपन ने कांस्टेंट आई था और लिया किसे था V को है ना, इस बार कांस्टेंट पैरेलल में क्या रहता है V कांस्टेंट हो जाता है और I वेरिएबल रहता है, I चेंज हो रहा होता है, तो I को अपन ले लेते हैं इस कंडीशन में। तो याद करना पड़ेगा पैरेलल और सीरीज, पैरेलल वाले में जब करंट जाता है सीधे सीधे निकल जाता है, करंट डिवाइड नहीं होता, तो करंट क्या है कांस्टेंट है, करंट क्या है पैरेलल वाले में कांस्टेंट, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है हर एक पार्ट में, ऐसे करंट जा रहा है फिर अलग अलग पार्ट में अलग अलग एंटर करेगा, तो इसमें क्या डिवाइड हो जाता है करंट। हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था अपन ने, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, इसमें 2 पॉइंट कहाँ पे देखो बीच में, यहाँ थोड़ी ना पॉइंट लगाएंगे,
पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, दोनों के बीच का विभवांतर, दोनों के बीच का अंतर ले रहा है V2, है ना। V यही होता है डेल V वगैरह, तो अंतर यहाँ पे कांस्टेंट है। मगर उस बार की बात की थी पॉइंट बदलता जा रहा है, हर बार करंट के लिए पॉइंट बदल रहा था, हर बार करंट के लिए पॉइंट बदल रहा था। यहाँ और ये पॉइंट एक हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। इन सब में V चेंज होगा, इन सब के लिए V चेंज होगा, ठीक है। देखो ये एक सीरीज वाला कनेक्शन है जिसमें 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है और 20 ओम रेजिस्टेंस का एक बल्ब लगा है, लाइट लैंप, है ना। 20 ओम का क्या लगा है, एक लैंप या बल्ब बोल सकते हैं इसे। तो 2 रेजिस्टर हो गए और एक 6 वोल्ट की बैटरी, है ना। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पहला क्या बोला, परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में है डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2। आर सीरीज के लिए क्या करते हैं, आर सीरीज के लिए पूरा निकाल रहा है टोटल आर, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा 4 प्लस 20, कितना हो जाएगा 24 ओम। ये आ गया सीरीज के लिए। आगे क्या फाइंड करना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, है ना। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, अब करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट निकालना है अपन को, क्या निकालना है, करंट। तो आई का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, तो आई का फॉर्मूला लगाना है अपन को, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आर। V कितना है 6 और R कितना निकाल लिया 24, तो 6 से कितनी बार में कट जाएगा, 6 चौक 24, 1/4 यानी 0.25, ठीक है। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.25, समझ जाओगे कि डिवाइड करके बताएं, ठीक है। फिर आगे, इसके आगे क्या हो जाएगा, आगे क्वेश्चन में और कुछ बोला है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच, विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच, मतलब इसके बीच का अपन को क्या निकालना है V, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का V निकालना है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट के बीच के लिए क्या निकालना है V, तो ये V1 हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के लिए V2 हो जाएगा। ऐसे ही निकाला था अपन ने V1 V2, सीरीज में दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सीरीज में अलग अलग होते हैं। तो पहले V1 निकालना है, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I तो सेम रहेगा आपका, कितना है 0.25, और रेजिस्टेंस इसके लिए कितना है पहले 4 ओम, तो 25 चौक 100 हो जाएगा और 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो V यानी वोल्ट में आ जाएगा 1 वोल्ट। तो पहले वाले सिरे के लिए यहां से यहां तक के लिए V कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, और आगे V2 निकाले यहां से यहां तक के लिए, तो कितना हो जाएगा ये I और R2, तो I कितना है 0.25, हाँ इंटू इस बार कितना है 20, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 0 का 0, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा वोल्ट। यहाँ तक ठीक। अब अपन को क्या निकालना है क्वेश्चन में, इतना तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक पूछा था। आगे कुछ और नया चीज करके रखी है इन्होंने, क्या करके रखा है, अगर टोटल वोल्टेज कितना है 6 है, टोटल वोल्टेज कितना निकाल लिया अपने 5 और 1 6, यानी 6 वोल्ट की है बैटरी, है ना। V आ गया अपना कितना 6, और I पता है आपको करंट 0.25, हाँ। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर निकाला था, तो R की वैल्यू कैसे हो जाएगी V अपॉन I। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपन, पूछा बस इतना ही था, है ना। इसके आगे का कैलकुलेशन क्या होगा V अपॉन I, V इतना ही करना है, पेपर में पूछे तो यहाँ पे खत्म है क्वेश्चन। अब V कितना है 6, I कितना है 0.25, 0.25 का 1/4 बोलते थे, 1/4 ऊपर चला जाएगा 6 चौक 24, है ना। तो R कितना आ जाएगा 24, यही तो निकाला था अपन ने, है ना। टोटल R सीरीज में ऐड हो जाता है, इससे कंफर्म हुए कि नहीं, हाँ ये बस बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाता है, हाँ।
देखो जो डायग्राम में कौन सा क्वेश्चन है ये 11.8 जिसमें रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं पैरेलल समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। बैटरी है 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 5, 10 और 30 का। ठीक है, अब इसके बाद इसके फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या आई, प्रत्येक आई है ना। अब मतलब I1 I2 और I3 निकालना है। सबसे पहले I1 निकालते हैं, फिर I2 निकालेंगे, फिर I3 निकालेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू V अपॉन आर कितना हो जाएगा? V अपॉन आर। V कितना है? 12, तो 12 अपॉन 5 पहला हो गया। दूसरा वाला 10, फिर ये तीनों आ गए अपने I1 I2 I3। ठीक है, अब क्या निकालना है आगे? परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा है ना, टोटल आई निकालना है, टोटल आई निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3, इन तीनों को प्लस करके निकाल लेंगे। तीनों को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। यहाँ तक ठीक। और आगे परिपथ में कुल प्रतिरोध है ना, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन आर इक्वल टू प्लस 1 अपॉन R3। कितना हो जाएगा ये? 1 अपॉन आर। ये तो निकालना है। रुकना एक मिनट, कहाँ थे अपन? ये 1 अपॉन R1 कैलकुलेट कर रहे थे ना। R1 की वैल्यू कितनी है? 5। 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो क्या करें? इंटू करें बेस इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे 6 का 6 5 30, 10 3 30 है ना, और ये 30 का 30 रह जाएगा। पूरे का एलसीएम 30 और यहाँ पे कितना आ गया? 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर कौन सा? इक्विवेलेंट टोटल का कितना आ गया? 1 अपॉन 3। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ओम। कितनी हो जाएगी? 3 ओम। 1 अपॉन 3 है ना, पलटेंगे तो वो वापस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब इसकी कैलकुलेशन देखो, इसमें क्या दिया, अलग से कैलकुलेट किया, सबको ऐड कर दिया होगा ना। पॉइंट में ऐड करके निकाल लोगे सीधे, सीधे नंबर डिविजिबल वाला आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। कर लोगे? ये डिवाइड करके बताएं। हाँ, जैसा करना चाहो कर सकते हैं। नहीं आए तो पूछ लेना, रुकना नहीं है। हाँ,